नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन कंपनीज के बारे में मैं पढ़ता हूं, रिसर्च करता हूं। बहुत सारी कंपनीज को पढ़ता हूं मैं और उनके बारे में रिसर्च करता हूं, नोट्स बनाता हूं, पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाता हूं और फिर उनमें से जो कंपनीज मुझे अच्छी लगती हैं, जो लगता है कंपनीज मुझे ये इन्वेस्टमेंट के लायक है, वो कंपनी को मैं यहाँ पे अपने चैनल पे लेके आता हूँ। उसके बारे में पूरी जो मैंने रिसर्च की है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज भी ऐसी ही मैं एक कंपनी को लेके आया हूँ। वो कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस में है, एक प्लेटफॉर्म कंपनी है ऑटोमोबाइल स्पेस में और उस कंपनी का नाम है कार ट्रेड। तो नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कार ट्रेड आई थिंक सभी जानते हैं। इसकी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। जो लोग भी कार नई खरीदना चाहते हैं या पुरानी कार खरीदना चाहते हैं, पुरानी कार बेचना चाहते हैं, वो लोग इस वेबसाइट पे जरूर जाते हैं और वहां से जाके अपनी कार के बारे में रिसर्च करते हैं और अपना प्राइसिंग वगैरह देखते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसकी वेबसाइट पे विजिट किया होगा। तो ये कंपनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और आज इस कंपनी की बात करेंगे। तो मैं बताऊंगा इस कंपनी के बारे में कि क्यों ये मोनोपोली बिजनेस है। शायद ये सुन के आपको थोड़ी सी हैरानी हुई होगी क्योंकि आपने और भी कंपनीज का सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नाम सुना होगा, जैसे कार्स 24 फॉर एग्जाम्पल। और लेकिन फिर भी मैं इसको मोनोपोली बिजनेस कह रहा हूँ। तो मैं इसको अभी आगे अपने वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि ये मोनोपोली बिजनेस क्यों है, क्यों इसका बिजनेस मॉडल दूसरे कंपनीज के, सिमिलर कंपनीज के बिजनेस मॉडल से अलग है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम एक बिजनेस मॉडल को समझने से ही स्टार्ट करते हैं और कंपनी आखिर करती क्या है, कैसे इसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये सर्विसेज देती है और ये सब एक बार देखते हैं। तो कार ट्रेड में बेसिकली अगर इसके बिजनेस को डिवाइड करें तो तीन सेगमेंट्स हैं इसके बिजनेस के। पहला एक कंज्यूमर सेगमेंट, कंज्यूमर बिजनेस। दूसरा है रीमार्केटिंग बिजनेस, अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि रीमार्केटिंग क्या है। और तीसरा है क्लासिफाइड्स का बिजनेस और इसमें कौन सा इनका प्रोडक्ट है या सर्विस आती है, वो भी इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कंज्यूमर बिजनेस। तो कंज्यूमर बिजनेस में आपने सुना होगा कार वाले, बाइक वाले, cartrade.com। तो ये जो तीनों इनके एक तरह से प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके लोग, जो कंज्यूमर है, एक रिटेल कंज्यूमर है, जाके गाड़ी के बारे में रिसर्च कर सकता है, उसके बारे में प्राइसिंग पता कर सकता है, प्राइसिंग को कंपेयर कर सकता है, डिफरेंट मॉडल्स के जो गाड़ियों के डिफरेंट मॉडल्स है उनकी प्राइसिंग को कंपेयर कर सकता है। तो कार्स के भी, बाइक्स के भी ऐसे प्राइसिंग कंपेयर कर सकता है, पूरी रिसर्च कर सकता है, कौन से नए मॉडल आए हैं, नए मॉडल लॉन्च हुए हैं, कौन सी कार या बाइक उसको सूट करती है उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ये सारी रिसर्च कार वाले पे या बाइक वाले पे की जो इनकी ये जो इनकी प्लेटफॉर्म का नाम है कार वाले, बाइक वाले, इस पे जाके ये पूरी रिसर्च कर सकते हैं। डीलर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लोकेलिटी में अपने आसपास कौन से डीलर्स इसका पर्टिकुलर कार या पर्टिकुलर बाइक में डील करते हैं, तो वो डीलर रिसर्च आप डीलर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही आप नई नई कार या नई बाइक आप यहाँ से खरीद सकते हैं, आप पुरानी कार या पुरानी बाइक यहाँ पे बेच सकते हैं और आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं। जो लोगों ने यहाँ पे रिव्यूज डाले हुए हैं कि कोई पर्टिकुलर कार या कोई पर्टिकुलर बाइक वो कैसी है, उसके फीचर्स कैसे हैं, तो ये इसके रिव्यूज आप पढ़ सकते हैं। इस पर्टिकुलर गाड़ी के आप वीडियोस देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो पूरी इंफॉर्मेशन किसी भी गाड़ी या किसी भी बाइक के बारे में आपको पूरी रिसर्च आपको यहाँ पे जाके cartrade.com में कार वाले या बाइक वाले इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया इनका कंज्यूमर बिजनेस, ये जिसमें आप रिटेल, आपके और मेरे जैसे रिटेल लोग जो है, इंडिविजुअल लोग जो है, वो जाके गाड़ी की पूरी रिसर्च कर सकते हैं, डीलर फाइंड आउट कर सकते हैं और प्राइसिंग कंपेयर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरी रिसर्च कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं यहाँ पे। तो ये इनका कंज्यूमर बिजनेस है। तो इसमें इनको रेवेन्यू कहाँ से आता है? तो मेजरली जैसे मैंने बताया कि एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। तो ये इनका जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो है कमीशन। जो जो लोग कार खरीदते हैं या कार बेचते हैं उनसे जो कमीशन मिलती है, या डीलर्स भी जो यहाँ पे आके अपनी गाड़ी बेचते हैं, उसमें इनको जो कमीशन मिलती है वो इनका रेवेन्यू है फ्रॉम द कंज्यूमर सेगमेंट। तो इसमें और भी इनके थोड़े थोड़े रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, जैसे डीलर्स को सब्सक्रिप्शन भी ये बेचते हैं, अपने प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन बेचते हैं डीलर्स को, तो वो वहाँ से इनको एक फी इनकम मिलती है। तो कमीशन या फी इनकम बोल सकते हैं। इसके अलावा जो नई गाड़ियाँ, जो OEMs हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि मारुति, महिंद्रा
टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स, तो ये सारे OEMs कहते हैं इन्हें, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो पूरी गाड़ी बनाते हैं और बेचते हैं। तो ये OEMs भी जब अपना कोई नया मॉडल लॉन्च करते हैं, नई गाड़ी लॉन्च करते हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म, इनके प्लेटफॉर्म पे आके अपनी लिस्टिंग करते हैं, तो उससे भी इनको पैसे मिलते हैं। तो दैट इज अनदर इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इसके अलावा ये फाइनेंसिंग का भी कुछ काम करते हैं, तो उस वहाँ से भी एक रेवेन्यू सोर्स है। और इंश्योरेंस रिन्यू का भी ये थोड़ा बहुत इनका बिजनेस है, तो ये उसी प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ से भी इनको कुछ रेवेन्यू आता है। इसके अलावा ये यूज्ड कार, जैसे मैंने बताया कि आप कार या बाइक को बेच भी सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म से, तो जो यूज्ड, ऑब्वियसली वो यूज्ड कार ही होगी जो एक कंज्यूमर, एक रिटेलर बेचेगा, तो उसको सर्टिफाई भी ये करते हैं। तो ये इनके सारे जो है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है फ्रॉम द कंज्यूमर सेगमेंट। तो अगर आप सोच रहे हैं मैं नीचे क्या देख रहा हूँ, ये वही मेरा जो पर्टिकुलर जो कॉपी है, आपने पहले भी काफ़ी सारी मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो मैं जब भी किसी कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करता हूँ, तो सारे पॉइंट्स मैं एक अपनी नोटबुक में लिख लेता हूँ, तो वही नोटबुक है ये। तो जैसा मैंने बताया, इसके अलावा जो फीचर्ड लिस्टिंग, जैसा जो कंपनीज हैं, OEMs हैं, वो अपनी गाड़ी को जब लिस्ट करते हैं यहाँ पे आके, तो उसमें भी कार ट्रेड को कमीशन मिलती है, पैसे मिलते हैं। तो ये सारे इनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। तो ये हो गया इनका कंज्यूमर सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट है इनका रीमार्केटिंग बिजनेस। तो रीमार्केटिंग ये जो है इनका B2B बिजनेस कहेंगे, तो ये B2C था कंज्यूमर वाला, और ये जो रीमार्केटिंग है इनका B2B, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में आता है। तो इसमें इनका एक टाई अप है श्रीराम ऑटोमेल लिमिटेड के साथ, SAMIL कह सकते हैं, श्रीराम ऑटोमेल के साथ। तो बेसिकली इसमें ये क्या करते हैं, जो फॉर एग्जांपल जैसे बैंक्स है, बैंक्स ने गाड़ी को या किसी व्हीकल को फाइनेंस किया, और जब वो जो जिसने फाइनेंस लिया है, वो जब उसकी इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाता, तो गाड़ी बैंक वाले जब्त कर लेते हैं। तो उस जब्त की हुई गाड़ी को बैंक कहीं ना कहीं तो बेचेगा, तो वो इनके प्लेटफॉर्म पे आके बेचते हैं, जो श्रीराम ऑटोमेल लिमिटेड के साथ इनका टाई अप है। 100% सब्सिडरी नहीं है, अभी उसको कंपनी ने बोला भी है अपनी कॉन कॉल में कि पूरा 100% उसको एक्वायर करने का इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग उस कंपनी में कार ट्रेड की है, बट 100% एक्वायर अभी ये नहीं कर रहे हैं। तो जो अभी इनका टाई अप चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। तो ये जो बैंक जो व्हीकल्स को रिपोजेस करता है, उन व्हीकल्स को ये यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके, श्रीराम ऑटोमेल लिमिटेड का जो प्लेटफॉर्म इनका है, उसमें आके ये बेचते हैं बैंक्स। और इसी तरह से एनबीएफसीज जो गाड़ियों को फाइनेंस करते हैं, और फिर वो मान लीजिए कंज्यूमर इंस्टॉलमेंट को नहीं दे पाता, तो गाड़ी जब्त करते हैं, फिर वो यहाँ पे आके बेचते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट के बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारे व्हीकल्स परचेज करती है, फिर उन्हें सेल भी करना होता है, तो वो यहाँ पे आके सेल करते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह से ऑक्शन का साइट है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ व्हीकल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक एनबीएफसी ने, बैंक ने एक गाड़ी तो वो बेचेंगे नहीं, बहुत सारी गाड़ियां जब इकट्ठी हो जाती हैं तब वो आके ऑक्शन करते हैं। तो एक तरह से ये ऑक्शन का बिजनेस है। तो इसमें एनबीएफसी, बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और जो ऐसी कंपनीज जो बड़ी बड़ी फ्लीट ऑफ व्हीकल्स को ओन करते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स को ओन करते हैं, फिर उन्हें भी आके पुराने व्हीकल्स को बेचना पड़ता है, ऑक्शन करना पड़ता है, तो वो भी आके यहाँ पे करते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स भी यहाँ पे ऑक्शन होते हैं। तो ये पूरा एक तरह का ऑक्शन का बिजनेस है। तो इसमें जो भी आके बेचता है, फिर उसमें ऑब्वियसली कमीशन या फी मिलती है इनको, तो वो इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है यहाँ से। इसके अलावा क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी गाड़ियाँ पुरानी होती हैं, तो इन पुरानी गाड़ियों में एक चीज़ करनी होती है, इंस्पेक्शन, क्योंकि आप ऐसे बिना इंस्पेक्शन के बेचना मुश्किल है, कंज्यूमर को क्या पता, जो खरीदेगा उसे क्या पता। तो इंस्पेक्शन की भी ये सर्विसेज ये देते हैं, तो वो इंस्पेक्शन जब करते हैं तो उसकी भी ये फीस चार्ज करते हैं। तो बाकी यही ऑक्शन का जो कमीशन जो मिलता है, इंस्पेक्शन फीस हो गया, ट्रांजैक्शन फीस हो गया, तो कुल मिला के, और प्लेटफॉर्म फी भी ये चार्ज करते हैं इसके साथ साथ। तो बेसिकली वही फी और कमीशन का इनका यहाँ पे भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो ये हो गया इनका रीमार्केटिंग बिजनेस, जिसमें ऑक्शन आ गया। तो ये B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो तीसरा अब इनका तीसरा जो इनका बिजनेस सेगमेंट है, वो है क्लासिफाइड सेगमेंट। तो क्लासिफाइड से जैसे नाम से पता चलता है, सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है। इस बिजनेस में इनका OLX आता है। तो OLX हम सभी जानते हैं, बहुत सालों से हमने OLX का नाम सुना हुआ है। शायद बहुत सारे लोगों ने इस पर जाके अपना सामान बेचा होगा,
खरीदा भी होगा यहाँ से जाके। तो OLX को इन्होंने कुछ टाइम पहले एक्वायर किया था, तो अभी ये OLX इनके पास है। तो इस क्लासिफाइड बिजनेस में इनके पास OLX का जो प्लेटफॉर्म है वो है। तो इसको 2023 में इन्होंने एक्वायर किया था। तो OLX में भी जैसे जो सामान होता है, पुराना गाड़ी है, बाइक है या कोई और भी प्रोडक्ट है, वो जाके यहाँ पे लिस्ट करना पड़ता है, तो उसकी एक कमीशन मिलती है इनको। तो लिस्टिंग, पेड लिस्टिंग जिसे कहते हैं। और यहाँ पे डीलर्स भी जब आके अपना सामान या अपनी व्हीकल को लिस्ट करते हैं, तो उसके डीलर की भी सब्सक्रिप्शन का इनको पैसे मिलते हैं। और यहाँ पे एक प्रीमियम विजिबिलिटी की भी एक इनका एक फीचर है, जो प्रीमियम विजिबिलिटी में आते हैं, यानी कि जो थोड़ा पैसे देके एक प्रीमियम सर्विस लेना चाहता है। और बाकी एडवर्टाइजिंग भी इस OLX के प्लेटफॉर्म पे होती है, तो वहाँ से भी इनको कमीशन मिलती है। तो बेसिकली इनका बिजनेस फीस और कमीशन का ही है अगर देखा जाए तो, चाहे वो कंज्यूमर बिजनेस हो, चाहे वो रीमार्केटिंग वाला B2B ऑक्शन का बिजनेस हो, चाहे OLX का क्लासिफाइड वाला बिजनेस हो। तो ये तीनों में प्लेटफॉर्म ऑन करते हैं और वहाँ से कमीशन या फीस इनको मिलती है। और कुछ कुछ ये इंस्पेक्शन वगैरह का जो इनका है। और जैसे एक चीज़ बताना भूल गया, जो रीमार्केटिंग वाला जो बिजनेस है, B2B ऑक्शन वाला जो बिजनेस है, उसमें भी एक इनका एड्रॉइट ऑटो करके एक सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म है, एक सर्विसेज है, जिसमें इंस्पेक्शन करते हैं। जो पुराने व्हीकल्स है उसमें इंस्पेक्शन करते हैं। तो एड्रॉइट ऑटो करके एक इनका एक सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म या एक सर्विस की कंपनी है। तो वहाँ से ये पूरा इंस्पेक्शन करते हैं। तो अगर मोटा मोटी मैं बताऊं तो तीनों सेगमेंट में फीस, कमीशन, ये इनका बिजनेस है। तो बाकी ये कुछ ओन नहीं करते, कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल को ये खुद ओन नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इसका मतलब ये एसेट लाइट बिजनेस है, ये कुछ भी एसेट खुद ओन नहीं करते, कोई गाड़ी है ओन खुद नहीं करते हैं। तो दैट्स गुड थिंग। अब आते हैं इस कंपनी के नंबर्स पे, या उससे पहले कंपटीशन की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने शुरू में बोला था कि कंपटीशन क्या है इसका कंपनी का, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा carsdeko.com। तो car देखो.com इसका एक सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटर कह सकते हैं। और इसके अलावा Cars24 आपने सुना होगा, ये भी एक इनका कॉम्पिटिटर है। और तो ये, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ये मोनोपोली बिजनेस है, फिर कॉम्पिटिटर कैसे आ गया। लेकिन cartrade.com और Cars24 और कार देखो, इनके बिजनेस मॉडल में फर्क है। जो Car24 और कार देखो है वो एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है। उसमें ये लोग क्या करते हैं कि व्हीकल्स को खुद परचेस करते हैं, खुद ओन करते हैं। जब कोई पुराना गाड़ी भी जब कोई बेचने आता है Cars24 पे या कार्स देखो पे, तो ये खुद खरीद लेते हैं और फिर ये कस्टमर को बेचते हैं, बाद में कस्टमर को एक्वायर करते हैं और बेचते हैं। तो उसमें होता क्या है कि पहले तो खुद खरीदा, तो आपने खुद खरीदा तो कस्टमर को पैसे दिए, तो यानी कि आपका वर्किंग कैपिटल लग गया, आपका इन्वेस्टमेंट लग गया उस कार को खरीदने में। पहला तो प्रॉब्लम ये आ गया। दूसरा, फिर वो कार को आप ओन कर रहे हैं, जितना टाइम वो कार बिकेगी नहीं, उस कार की वैल्यू कम होती जा रही है। तो आपको फिर अल्टीमेटली वो कस्टमर को कम रेट्स में बेचनी पड़ेगी। तो लॉस कौन लेगा? जिसने ओन किया व्हीकल, यानी कि Car24 और कार देखो। तो ये एसेट हैवी जो बिजनेस मॉडल है उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा था कि कार ट्रेड जो है वो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। उसका बिजनेस मॉडल कार देखो और Car24 से बिल्कुल अलग है। cartrade.com जो है वो कोई भी व्हीकल खुद ओन नहीं करता, जबकि तो कोई इन्वेंट्री नहीं है उनके पास। जबकि Cars24 और कार देखो जो है उनके पास इन्वेंट्री है। तो ये इन्वेंट्री एक हैवी, एक आई वुड से कि ये बर्डन है इनके बिजनेस के ऊपर। तो इसीलिए cartrade.com ये एक यूनिक बिजनेस है, ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। तो इसका कोई कंपटीशन नहीं, एक मोनोपोली बिजनेस है। तो ये हो गई कंपटीशन की बात। तो आई वुड से कि कह सकते हैं कि कोई मेजर इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि जो दूसरे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका बिजनेस मॉडल कंप्लीटली डिफरेंट है। वो कभी भी कार ट्रेड से compete नहीं कर पाएंगे। तो अब नंबर्स देख लेते हैं Q4 FY26 जो इनके लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हुए हैं, तो उसमें देख लेते हैं कैसे इनके नंबर्स रहे। तो रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ थी, विच इज डिसेंट ग्रोथ। एंड उसके बाद अगर एबिटा देखें तो एबिटा में 55% की ग्रोथ थी। तो यहाँ से हमें एकदम क्लियर पता चल जाता है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जो प्लेटफॉर्म बिजनेस होते हैं उनमें कंपनीज को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत आसानी से मिलता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो एक बार आपका बन गया, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें अब आगे एक्सपेंस नहीं होता, एक्सपेंस फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। और जैसे जैसे आपके ट्रांजेक्शन्स बढ़ते हैं या आपके सेल्स बढ़ती है, तो वो सारा मेजर जो इंक्रीमेंटल सेल्स होती है वो मेजॉरिटी ऑफ द पैसा
वो आपका एबिटा और पैट में जाके फ्लो में ऐड होता है, फ्लो करता है। कॉस्ट बहुत कम, इंक्रीमेंटली बहुत कम इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रहा है। और जो मार्जिन है इनका, एबिटा मार्जिन, वो भी 35% है, अच्छा खासा मार्जिन है। और इसके अलावा अगर हम पैट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी 54% इंक्रीज किया है। तो पैट में भी अच्छा खासा इनका इंक्रीज है। तो हाई ग्रोथ फेज में ये कंपनी चल रही है। ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है हाई ग्रोथ फेज में चल रहा है। तो रेवेन्यू 20%, पैट 54%, अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को मिल रहा है। तो इसी में अगर फुल ईयर का अगर हम देखें तो फुल ईयर में इनका रेवेन्यू तकरीबन सिमिलर से ही इनके नंबर्स हैं। फुल ईयर में 21% इनका रेवेन्यू, फुल ईयर FY26 की बात कर रहा हूँ मैं, 21% इनका रेवेन्यू इंक्रीज रहा है। एबिटा 70% इंक्रीज रहा है और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 68% इंक्रीज रहा है फुल ईयर FY26। तो पूरे साल में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस क्वार्टर में ही इनका ग्रोथ आया है, पूरे साल में ऑल 4 क्वार्टर्स में इनका अच्छा खासा ग्रोथ रहा है। हर क्वार्टर में इनका ग्रोथ मेंटेन रहा है। तो पूरे साल के नंबर्स भी इनके बहुत अच्छे रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इन्हीं नंबर्स को, अगर हम, जैसे मैंने बताया कि इनके 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, कंज्यूमर, रीमार्केटिंग और क्लासिफाइड। तो इंडिविजुअल सेगमेंट में अगर हम देखें कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा रहा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो रेवेन्यू, कंज्यूमर बिजनेस की अगर हम बात करें, रेवेन्यू 25% से इंक्रीज हुआ है Q4 FY26 में। एबिटा 72% से इंक्रीज हुआ है। एबिटा मार्जिन 39% के कंज्यूमर में। और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 64% कंज्यूमर सेगमेंट में। तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, कंज्यूमर में अच्छा खासा इनका ग्रोथ फेज रहा है और अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। रीमार्केटिंग बिजनेस की बात करेंगे तो रेवेन्यू 22%, डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ। एबिटा 56%, एबिटा मार्जिन 31%, जो कि कंज्यूमर से थोड़ा कम है, विच इज ऑब्वियस, कंज्यूमर के मुकाबले तो कम ही रहेगा क्योंकि ये रीमार्केटिंग इज B2B, कंज्यूमर इज B2C, तो थोड़ा सा मार्जिन कम रहेगा। बट स्टिल एबिटा में अच्छी खासी ग्रोथ रही है 56% की, और पैट में 42% की ग्रोथ है। थर्ड बिजनेस इनका क्लासिफाइड OLX वाला बिजनेस, रेवेन्यू 16%। तो रेवेन्यू OLX वाले क्लासिफाइड बिजनेस में थोड़ा सा कम रहा है एज कंपेयर टू कंज्यूमर एंड रीमार्केटिंग। और इसी को यहीं पे भी क्लैरिफाई कर देता हूं, मैनेजमेंट ने बोला है कि इसका रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड आगे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने एक्वायर किया 2023 में ही। तो आगे चल के इसका रेवेन्यू भी मैनेजमेंट काम कर रही है उस पर इंक्रीज करने के लिए। और वैसे अगर पूरे साल में अगर देखें तो 22% इंक्रीज रहा है रेवेन्यू का, तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। एबिटा 34% इंक्रीज, और पूरे साल का अगर देखें सिर्फ OLX का तो 54% इंक्रीज रहा है। और एबिटा मार्जिन 33% और पैट 44%। और पूरे साल का अगर देखें OLX का पैट तो 77% इंक्रीज रहा है। तो तीनों बिजनेस सेगमेंट में अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। हाई ग्रोथ फेज में कंपनी चल रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को, तो नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स। ROE की बात करते हैं तो ROE से लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका ROE सिर्फ 10% है, जो कि इस तरह की बिजनेस परफॉर्मेंस के बाद काफी कम लगता है, लेकिन उसका एक रीजन है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ROE इनका कम इसलिए, ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी पे कि टोटल जो कंपनी का इन्वेस्टेबल मनी है इन द बिजनेस, उस पे कितना रिटर्न मिला है ना, इन्वेस्टेड मनी नहीं है, इन्वेस्टेबल, कंपनी के पास कितना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, उस पे कितना रिटर्न है, दैट इज 10%। अब द थिंग इज, कंपनी के पास कैश पड़ा है, यानी कि जो बिजनेस में इन्वेस्ट तो किया जा सकता है लेकिन किया नहीं हुआ है, तो कैश पड़ा है। तो वो कैश क्योंकि कंपनी की बुक्स में है, बैलेंस शीट पे है, अनयूटिलाइज्ड कैश है, तो जिसकी वजह से इनका ROE हमें कम दिख रहा है 10%। अदरवाइज ऐसा कोई बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है। इस पे भी मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है अपनी कॉन कॉल में कि गोइंग फॉरवर्ड अभी कुछ रेगुलेशन की वजह से ये लोग कैश को अपने शेयर होल्डर्स को वापस दे नहीं पाए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड 2-2.5 साल में ये दे आर प्लानिंग कि जो कैश होगा वो ये डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और वैसे ये और बाकी जो इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी, यानी कि किसी और कंपनी को एक्वायर करने की अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हालांकि मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी इमीडिएटली तो कोई अपॉर्चुनिटी वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां भी ये यूज कर सकते हैं कैश। इसके अलावा अगर बात करें कि कंपनी गोइंग फॉरवर्ड क्या कर रही है, तो एक तो मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली बताया है कि आगे भी इनका रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगा।
और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज आगे भी मिलता रहेगा। और ये जो एबिटा मार्जिन जो अभी 30s में चल रहा है, 32, 33, 34 इसके आसपास जो चल रहा है, ये आगे और इंक्रीज होगा। तो मैनेजमेंट बहुत अपबीट है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के लिए। मैनेजमेंट कह रही है कि बिजनेस इनको बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है और एक्सपैंड कर रहा है। खासकर जब जीएसटी रिड्यूस किया मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने इन दी ऑटोमोबाइल सेगमेंट, तो जब जीएसटी रिड्यूस किया वहां से जो ऑटोमोबाइल पूरा सेक्टर है अच्छी तरह से पिकअप हुआ है। तो ये ग्रोथ जो है आगे कंटिन्यू रहेगी। और मैनेजमेंट इसके अलावा काफ़ी सारे एआई इनिशिएटिव ले रही है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है तो यहाँ पे एआई का काफ़ी अच्छा खासा यूज़ हो सकता है। तो मैनेजमेंट काफ़ी सारे एआई एक तरह से एजेंट्स इंस्टॉल कर रही है, बना रही है और उनको डिप्लॉय कर रही है, ताकि जो कंज्यूमर्स या जो और भी इनके कस्टमर्स हैं, चाहे बिजनेस के कस्टमर्स हैं, चाहे डीलर्स हैं, चाहे ओईएम्स हैं या रिटेल कस्टमर्स हैं, वो जब इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो ये जो एआई के जो एजेंट्स हैं ये उन्हें और बेटर असिस्ट कर सकते हैं in terms of finding out the price, in terms of negotiating the price, so in terms of finding their requirements। जैसे जैसे कंपनी ने एक सुपर दोस्त करके इनका एक एआई बॉट कह सकते हैं या एआई एजेंट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जो कि इलीट बायर सेलर यानी कि जो कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जिन्हें इलीट कैटेगरी में रखा जा सकता है, जो एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं, उनकी असिस्टेंस के लिए ये एक सुपर दोस्त करके एक एआई एजेंट है जो उनकी हेल्प करेगा ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इस तरह के और कई एजेंट्स एक तरह से कह सकते हैं एआई एजेंट्स कंपनी ने लॉन्च किए भी हैं और गोइंग फॉरवर्ड भी आगे लॉन्च करेगी। जैसे मैच मेकिंग एजेंट है, बेसिकली यहाँ पे मैच मेकिंग ही हो रही है बायर और सेलर के बीच में। तो एक मैच मेकिंग का वो भी एक एजेंट के थ्रू हेल्प करेगी कंपनी। और प्राइस नेगोशिएशन के लिए भी एक एजेंट रहेगा, और एक कंडीशन चेकिंग यानी कि जो भी व्हीकल वहाँ पे लिस्ट हो रहा है तो उसकी कंडीशन के बारे में चेकिंग के लिए वो उसके लिए भी कंपनी एक एआई एजेंट का इस्तेमाल करेगी। और इसके अलावा लोन एजेंट्स और लोन में असिस्ट करने के लिए भी एआई एजेंट का इस्तेमाल करेगी कंपनी। तो इस तरह के काफ़ी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एजेंट्स है वो कंपनी गोइंग फॉरवर्ड डिप्लॉय करने वाली है। तो इससे कंपनी को फ़ायदा क्या होगा, इससे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, लेकिन फ़ायदा इससे ये होगा कि जो कस्टमर आएगा उनके साइट पे उसको बहुत हेल्प मिलेगी, उसको एक ईज ऑफ सर्च होगा और एक असिस्टेंस होगी पूरी तरह से उस कस्टमर के लिए, टाइम भी बचेगा। तो इससे उनके और ज़्यादा कस्टमर साइट पे विजिट करेंगे और ज़्यादा ट्रैफिक आएगा साइट पे, तो इससे कंपनी का रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और फ्यूचर का अगर और फर्दर गाइडेंस देखें जो मैनेजमेंट अपनी कॉल में दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर आप बात करें तो मैनेजमेंट ने बोला है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पैट को 1000 करोड़ तक ले जाने का देख रहे हैं। तो अभी करंटली इनका जो पैट है वो तकरीबन 240 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ से तकरीबन 4.5 से 5 गुना पैट कंपनी इन द 5 ईयर्स, तो मोटा मोटी अगर देखें तो 5 साल में 5 गुना यहाँ से पैट करने को देख रही है कंपनी, विच इज़ वेरी गुड गाइडेंस बाय दी मैनेजमेंट। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट ने क्लियरली अपनी कॉल में बोला है कि उनका जो मार्जिन है वो कंटिन्यूस अभी इंक्रीज होता रहेगा, यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को अभी मिलता रहेगा और अक्रॉस द सेगमेंट ऑल 3 सेगमेंट्स में ये इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, मार्जिन इंक्रीज होगा। और कॉस्ट जो है कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, कॉस्ट मोर और लेस स्टेबल रहेगी। तो यही प्लेटफॉर्म बिजनेस का फायदा होता है कि एक बार प्लेटफॉर्म तो बन गया, अब उसको मेंटेन करना है सिर्फ, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती। जितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे वहाँ वो सिर्फ मार्जिन इंक्रीज करेंगे और मैक्सिमम जो उनसे जो भी रेवेन्यू या इनकम अर्न होगी वो सीधा एबिटा में या पैट में फ्लो करेगी, उसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगी। और इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि जो इलीट बायर सेलर जो इन्होंने शुरू किया है वो अभी रिसेंटली इन्होंने शुरू किया था, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी इनको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है कस्टमर से, तो वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये इनका कंपनी का टोटल फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। तो जैसा एक समअप कर देता हूँ मैं कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, एसेट लाइट बिजनेस है, खुद कुछ भी इन्वेंट्री, कुछ भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी ये खुद ओन नहीं करते हैं, तो कहीं भी इनका वर्किंग कैपिटल में कोई ज़्यादा पैसा इनका फंसने का कोई चांस नहीं है। तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है और इनके 3 वर्टिकल है, कंज्यूमर वर्टिकल जो आपके और मेरे जैसे रिटेल लोगों के लिए है, और वहाँ से और मोटा मोटी इनको जो इनकी जो इनकम होती है वो
कमीशन कह सकते हैं, फीस कह सकते हैं, या इंस्पेक्शन सर्विसेज कह सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा थोड़ा बहुत ये व्हीकल फाइनेंसिंग में भी ये वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ इनकम इनको हो जाती है। तो ये इनका ब्रॉडली और क्लासिफाइड जो एडवर्टीजमेंट से इनको पैसे मिलते हैं, ये इनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। तो एक इनका कंज्यूमर सेगमेंट हो गया, दूसरा इनका B2B जो बिजनेस है ऑक्शन वाला, जिसमें NBFC बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, वो सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फ्लीट ओनर्स, वो सारे आके ऑक्शन करते हैं अपने व्हीकल्स, बल्क में व्हीकल्स को ऑक्शन करते हैं, वो हो गया। और तीसरा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वाला इनका जो बिजनेस है OLX जिसमें आता है, तो वो ये 3 इनके बिजनेस मॉडल है। और ग्रोथ हमके नंबर्स हमने देख ही लिया, अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। पैट में तो तकरीबन मोर देन 60% से ज़्यादा की पैट ग्रोथ चल रही है। रेवेन्यू में मोटा मोटी अगर देखें तो 20 से 22% की इनकी ग्रोथ चल रही है। और ऑपरेटिंग लेवरेज इनको बहुत अच्छा मिल रहा है, 20-22% की रेवेन्यू ग्रोथ पे पैट ग्रोथ इनकी 55-60% के आसपास इनकी चल रही है। और गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि गोइंग फॉरवर्ड ये अपने पैट को 5 गुना कर देंगे 5 साल में। और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज ये बहुत देख रहे हैं, मैनेजमेंट ने ऐसा गाइडेंस दिया आगे कि काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। मार्जिन्स कंटिन्यूस इंक्रीज होते रहेंगे, तो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलता रहेगा। AI का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ से भी इनको फ़ायदा होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो ये पूरा हो गया cartrade.com, कार ट्रेड कह सकते हैं सिंपल, इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और मेरा इन्वेस्टमेंट भी इसमें हो सकता है। तो इस कंपनी को भी आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये पूरा एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस अबाउट कार ट्रेड। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू असिस्ट यू, ताकि आपको एक हेल्प हो सके, एक असिस्ट कर सकूं मैं आपको टू इन आइडेंटिफाइंग द कंपनी। अगर आपने शायद कभी इस कंपनी को देखा होगा और सोचा होगा कि खरीदूं, लेकिन आपको रिसर्च करने का मौका नहीं मिला, तो एक कंसोलिडेटेड वे में एक तकरीबन 25-30 मिनट में आपको एक पूरा रिसर्च मैं आपको दे सकूं, फंडामेंटल दे सकूं, नंबर्स पूरे बता सकूं। तो यही इस वीडियो का पर्पस है। तो आई होप आपको इस रिसर्च से फ़ायदा होगा और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट्स में अपने कमेंट्स आप लिख के बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपका कोई सवाल है इसी कंपनी के बारे में, या कोई और भी आपका शेयर बाज़ार के बारे में सवाल है, तो आप अपने कमेंट्स में ऐसा लिख के बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ के उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you.